आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल अवेलेबल रहेगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टार IQ क्विज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पे क्विज होती है और आप मुझे सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूं। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो चर्म रोग के उपचार में रेडियो आइसोटोप जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है रेडियो फास्फोरस। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में लिखा है, कुछ बच्चों ने विस्तार से लिखा है। तो खैर ये तो आपकी बहुत अच्छी आदत है, हर रोज अपनी इस आदत को फॉलो कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यार्पण की मांग की है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जो है भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यार्पण की मांग की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 3 बार और ये जो है इलाज के लिए लंदन में है फिलहाल के लिए। अच्छा सर, इनको भगोड़ा घोषित किया क्यों है? क्योंकि इन पे भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप है और पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया है इनके लिए प्रत्यार्पण के लिए। नवाज शरीफ का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 25 दिसंबर 1949 को हुआ था और पाकिस्तान का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान में इमरान खान है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ जो है वो गन्ने का रस है। ये भी बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी है, वो भी बात आप याद कर लीजिएगा। और पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर की जो है उस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग रेड क्लिफ के नाम से पुकारा करते हैं। ये बात भी आप अच्छे से याद करके चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अमारको बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। सऊदी अमारको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार, एक समझौता खत्म करने का फैसला किया है? तो सऊदी अमारको ने जो है चीन के साथ में एक समझौता जो था 75,000 करोड़ रुपए का, उस समझौते को खत्म करने का फैसला किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इस समझौते के तहत होने क्या वाला था सर? तो इस समझौते के तहत अमारको, सऊदी अमारको कंपनी जो है वो चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। लेकिन अभी हाल ही में जो है ये समझौता 75,000 करोड़ का जो है खत्म कर दिया है। इस सऊदी अमारको ने चीन की कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन और पंजिन सिनचेन के साथ मिलकर, ये 2 कंपनी है, आपको दोबारा बताता हूं मैं। एक तो है चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन और एक है पंजिन सिनसेन कंपनी जो है। इन दोनों के साथ मिलकर फरवरी 2019 में एक समझौता किया था कि एक बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हम लोग। लेकिन अब ये समझौता जो है ये रद्द कर दिया और आगे आने वाले टाइम में रिलायंस के साथ में सऊदी अमारको जो है वो विचार कर रही है ये समझौता करने के लिए। अब सऊदी अमारको जो है इसके CEO का नाम आपको याद रखना है एमिन H नासर और इसका रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 35,590 करोड़ का है। और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो दहरन के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और सऊदी अरब की अगर आप बात करते हैं तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और करेंसी रियाल है। यहाँ पे द और ल का ही थोड़ा सा फर्क आता है। और चाइना का भी जिक्र हुआ था ना साथ में, तो चाइना को मैप में देखिएगा, ये आपको मैप में वुहान सिटी दिख रही होगी जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। ये बीजिंग सिटी दिख रही होगी, यही चाइना की राजधानी है। चाइना की करेंसी रिनमिनबे है। चाइना के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है और चाइना की ऑफिशियल करेंसी रिनमिनबे है, लेकिन उसका पार्ट आप याद रखिएगा युआन है, ठीक है। कौन सा है? युआन जो है इसका पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी पेपर के लिए। तो खेल मंत्रालय ने 5 लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। इन 5 में से पहले व्यक्ति हैं रोहित शर्मा, जिनको क्रिकेट के क्षेत्र में मिलेगा। दूसरे हैं मरियप्पन टी, ये पैरा एथलीट है। तीसरी है मनिका बत्रा, इनको टेबल टेनिस के लिए।
चौथी है विनेश फोगाट रेसलिंग के लिए, और पांचवी है रानी रामपाल महिला हॉकी के लिए। तो इन पांचों व्यक्तियों के नाम आपको याद रहने चाहिए। दोबारा रिपीट करते हैं हम लोग। रोहित शर्मा इनको क्रिकेट के लिए, मरियप्पन टी इनको पैरा एथलीट के लिए, मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए, विनेश फोगाट को रेसलिंग के लिए, रानी रामपाल को महिला हॉकी के लिए। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा देश के सबसे बड़ा खेल सम्मान पाने वाले चौथे क्रिकेटर होने वाले हैं। ये इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह अवार्ड मिल चुका है। अगर आप मुझसे पूछे सर सबसे पहले किसको मिला था ये, तो तेंदुलकर ही पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिनको 1998 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है कैमरॉन व्हाइट। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है कैमरॉन व्हाइट। इन्होंने 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 T20 मैच जो है अपने देश के लिए खेले हैं, और उसके बाद में इन्होंने तकरीबन 47 IPL मैच भी खेले हैं, और उसके बाद में अब इन्होंने जो है घरेलू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, और बात ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग करें ना, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री, और ऑस्ट्रेलिया को वैसे गेम कंट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ की हर हफ्ते 60% से ज्यादा आबादी जो है वो इसमें किसमें इन्वॉल्व रहती है? गेम में। और एक मजे की बात है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है आपका कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है क्रिसमस किस महीने में मनाया जाता है। जैसे हमारे जो है क्रिसमस मनाया जाता है सर्दियों में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिसमस मनाया जाता है गर्मियों के अंदर, क्योंकि हम लोग जो है कर्क रेखा पे स्थित है और वो मकर रेखा के आसपास स्थित है। तो जलवायु बिल्कुल उल्टी है, हमारे बिल्कुल अपोजिट है। जहां जब हमारे गर्मी पड़ रही है तब उनकी सर्दी है, जब उनकी सर्दी है तो हमारे गर्मी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं इजराइल के साथ में। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, और बेंजामिन नेतन्याहू ये नेता हैं इजराइल के। देखिएगा ये क्या समझौता है। बुंदेलखंड एक यूपी का ऐसा इलाका है जो कि बहुत ही सूखा इलाका है, हालांकि ये टच एमपी के भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे सूखा है तो कृषि नहीं होती, तो कृषि की नई नई तकनीक जो है उनको लाया जा सके, ड्रिप सिंचाई जैसे होगी या और बहुत सारी टेक्निक को अपनाया जा सके। इजराइल ऐसा देश है जो एग्रीकल्चर में काफी हद तक आगे है, और आगे इन द सेंस है कि वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जो पीने का पानी है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सका है, और के साथ में जो जमीन का पानी है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, पानी की कमी से कैसे निपटारा किया जा सकता है। इसलिए इजराइल के साथ में दोनों सरकारों के बीच में ये समझौता हुआ है। इजराइल का जिक्र हुआ ना, तो इजराइल को आप मैप में देखिएगा। इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी का नाम आपको क्या याद रखना है? जेरूसलम। करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, मैंने आपको अभी बताया था ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम, नमत बसई प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है? तो नमत बसई प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है केरला ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इस नमत बसई प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट के तहत ही इसे लॉन्च किया गया है। जितने भी आदिवासी बच्चे हैं ना, उनको घर पे ही शिक्षा देने के लिए ये प्रोग्राम है बेसिकली, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को तो खैर यूट्यूब वगैरह सब कुछ मिल ही रहा है, लेकिन आदिवासी बच्चे हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने के लिए ये नमत बसई कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसके लिए सरकार ने 50 लैपटॉप जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वहां पे उनको प्री रिकॉर्डेड यूट्यूब पे जो है वो लेक्चर्स जो है वो दिए जाएंगे। तो मतलब जनजातीय बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो है एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 4 है, वहां पे इसका बहुत ज्यादा महत्व भी हो सकता है। और केरल की बात अगर की जाए ना, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, और केरल को शांत घाटी कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग साइलेंट वैली के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और केरल जो है हमारा, यहाँ पे एक कालीकट बंदरगाह भी है। ठीक है, केरल में कोची आपका एयरपोर्ट है जो कि 100% सोलर एनर्जी द्वारा चलता है। केरल के अंदर मालाबार तट है जहां पे 1 जून को सबसे पहले मॉनसून आता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट जो है वो प्राप्त होगी। तो ये 40 लाख रुपए तक की जो है अगर कारोबार करते हैं तो उनको जीएसटी से छूट है। वर्तमान में शुरुआत में सीमा 20 लाख रुपए की थी, इसके बाद में 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोगों को कंपोजिशन स्कीम का जो है वो ऑप्शन चुन सकते हैं वो, और जिसमें से उन्हें केवल 1% का भुगतान करना होगा। और वित्त मंत्रालय ने बताया है कि जीएसटी के रोल आउट होने के बाद में जितने भी करदाता है, जितने भी टैक्स पेयर हैं, उनको आधार लाभ जो है वो लगभग सेकंड टाइम हो चुका है, दुगना हो चुका है। जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हुआ था। हमारे उस टाइम के राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था? प्रणब मुखर्जी। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि संसद रात को लगी थी और 11:59 पे या तकरीबन 12 बजे जो है उसे लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा रसोई योजना जो है वो लॉन्च कर दी है राजस्थान ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। थोड़ा टाइम पहले इसकी घोषणा हुई थी, तब मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन अब इसे जो है लॉन्च कर दिया गया है। इस योजना के तहत होगा क्या सर? जरूरतमंद और गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनको 8 रुपए प्रति प्लेट में जो है वो पौष्टिक जो खाना मिलेगा, स्वस्थ खाना मिलेगा। इस योजना के लिए सरकार जो है हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ये बात भी आप याद करना। वैसे इस योजना के अंदर जो है 213 शहरी स्थान निकाय और 358 रसोइयां जो है चलने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे इंदिरा रसोई योजना बनी हुई है। और इस थाली के लिए सरकार जो है वो 12 रुपए अनुदान देगी। 8 रुपए जो है वो कौन देगा? 8 रुपए देगा जो खाने वाला होगा, मतलब 12 + 8। वैसे तो थाली 20 रुपए की है ये, ठीक है, लेकिन जो गरीबों को ये 8 ही रुपए की पड़ेगी और 12 रुपए सरकार खुद ही पे कर देगी। इस योजना के तहत रोजाना 1,34,000 और पूरे साल में 4,87,00,000 लोगों को जो है भोजन करवाने का वर्तमान में लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी पुकारते हैं। राजस्थान के अंदर एक सिटी और भी है जिसको हम लोग ब्लू सिटी के नाम से भी पुकारते हैं, या इसे हम लोग कई जगह सन सिटी भी कहते हैं। तो उसका नाम आप याद रखिएगा, जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर। और एक बात और भी याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर व्हाइट सिटी है संगमरमर की बिल्डिंग्स वगैरह की वजह से, तो वो है उदयपुर। उदयपुर को हम लोग झीलों का स्थान भी कहा करते हैं। राजस्थान का एरिया भारत में सबसे ज्यादा है भारत के किसी भी राज्य में से, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और कलराज मिश्र यहाँ के जो हैं वो राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अशोक गहलोत है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वरिष्ठ नागरिक दिवस, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो हर साल मनाया जाता है 21 अगस्त को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। इसका बस उद्देश्य इतना ही होता है कि वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में लोगों को जागरूकता देना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि माँ बाप के बूढ़े होने के बाद में उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, तो ऐसा ना करने की हिदायत से ये दिवस जो है हर साल मनाया जाता है। मेरी भी आप लोगों से हिदायत है, क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो सीरियसली हम माँ बाप को बहुत इरिटेट करते हैं। इरिटेट इन द सेंस कि मतलब ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, ये ला दो, वो ला दो, गुस्सा दिलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। मतलब बचपन खैर हमें अच्छे से याद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे घर पे अब छोटे बच्चे हैं तो उनको देख के हमें फील होता होगा कि शायद हम भी ऐसा करते होंगे। जैसे मेरा भांजा है घर पे, तो मेरी मम्मी कहा करती है कि तू भी बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसे ही हरकतें किया करता था, ऐसे ही तंग किया करता था। तो जब बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप तो कहते हैं ना, बच्चा और बूढ़ा बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बूढ़े भी कुछ ऐसी ही हरकतें करते हैं, बच्चों जैसे ही हरकतें करते हैं, बार बार इरिटेट। जैसे उस उम्र में हमें लगता है कि क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या, ऐसा नहीं है क्या। एक्चुअल में उनको सब पता है, लेकिन वो उस टाइम पे वो भगवान के अकॉर्डिंग माइंड सेट ही वैसा हो जाता है। तो प्लीज ऐसा ना करें कि उनको वृद्धाश्रम में ही छोड़ाएं, ठीक है। ठीक है, जिनके लिए बना है भाई, जो जिनके बच्चे नहीं है, किसी कारणवश है, तो डेथ हो गई है, ठीक है, वो वहां पे जाके अपना गुजारा कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन जिनके बच्चे हैं, ज्यादा ना सही तो आप अपने पूरे 24 घंटे के अंदर 1 घंटा तो उनके लिए निकालिएगा जरूर। उनके पास में बैठिएगा, उनसे बातचीत करिएगा, अपने विचारों को रखिएगा, उनके विचार सुनिएगा, सुनने की ज्यादा कोशिश करिएगा, क्योंकि वही इंसान दुनिया में सबसे अच्छा होता है जो हमेशा सुनता है। ये बात याद रखना, जो ज्यादा बकबक करता है, ज्यादा बोलता है ना, वो कभी भी अपने जिंदगी के अंदर, यूं कहिएगा, कोई बेस्ट काम करने के लिए उतारू नहीं हो सकता। बोलना है तो आप मीनिंगफुल बोलिएगा। अगर कोई आपको सुना रहा है, सुन रहे हो ना आप, तो बहुत अच्छे हो, आप उनकी सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। भले ही वो अच्छे हैं, भले ही बुरे हैं, चुपचाप सुनते रहिएगा।
और माँ बाप की जितनी ज़्यादा सुनेंगे आप उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी मैं बात कर रहा हूँ ये। और बुढ़ापे के अंदर आप ही उनका सहारा है। देखिएगा घर पे काम तो आपके होगा, लोग सराहना करेंगे, लोग कहेंगे फलाने का बेटा अच्छा है, फलाने की बेटी अच्छी है। और लड़कियों के लिए तो बल्कि 4 माँ बाप होते हैं, उसको तो 2 सास ससुर को संभालना, बहुत सारी चीज़ें जिम्मेवारियाँ होती है। तो लड़कियाँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। तो होपफुली आप इस मेरी बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, पढ़ने के साथ संस्कार भी जरूरी होते हैं। और यही संस्कार है जो मैंने आपको बात बताई है। इस बात को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ये संस्कार बहुत अच्छा साबित होगा। आप अच्छे से मानिएगा, समझिएगा इस चीज को और फॉलो करिएगा। अपने माँ बाप से प्रेम करिएगा। प्रेम तो खैर सभी करते ही हैं, लेकिन उनको अपना पॉजिटिव टाइम दीजिएगा, उनकी बातें सुनिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वो आपके अकॉर्डिंग, कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं हमें, तो हमें थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन का गैप है ये। उनकी सुन लीजिएगा और फिर अपनी बात रख दीजिएगा। फिर भी अगर वो क्या कहते हैं उस बात पे राजी नहीं होते हैं तो आप उनका विरोध ना करिएगा। करना तो आपको जो है वो आप अपने आप से चुपचाप होकर करते ही रहिएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन आप उनके मुंह पे विरोध करें वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ के चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, 10वां। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो अब तक के सबसे बड़े गैस भंडार की खोज की है टर्की ने, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा खोजा गया यह गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। तुर्की द्वारा वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार में गैस निकालने का काम जो है वो शुरू कर देंगे। अब तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है 2023 तक का। तुर्की के जो आपके एनर्जी मिनिस्टर है उनके अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये भंडार जो है पानी की सतह से 2100 मीटर तक की गहराई में स्थित है। यह गैस भंडार तुर्की की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और देश की चालू खाता घाटे को जो है कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा सहायक होने वाला है। तुर्की की बात हुई है। तुर्की की जो करेंसी है आपकी वो क्या है? करेंसी है तर्किश इरा और कैपिटल क्या है? अंगारा। और यहाँ के जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 8.2 करोड़ है। ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, का संख्या घट जाती है, या का आकार छोटा होता है कि संख्या बढ़ जाती है? ये आप ऑप्शन 4 हैं, बताइएगा विस्तार से इसके बारे में। आरबीसी के बारे में डिटेल से लिखिएगा आप लोग, क्या आपको पता है? जितना भी आपको पता है उतने अच्छे से बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने इसे ऑलरेडी पूछ रखा है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा। बस इतना ही था आज का लेक्चर।